नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के लाइव शो मैरी टॉक में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। हर सप्ताह ये शो हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत के बारे में बात होती है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती है और हर बार एक नई समस्या, नए विषय और विशेषज्ञ के साथ हम आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और फोन इन शो है तो लाइव जुड़ने की कोशिश करते हैं आपके साथ कि आप अपनी समस्या का सवाल का जवाब हमसे ले सकते हैं बतौर डॉक्टर के। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चिकित्सक पद्धतियां हैं जिनके बारे में हम सुनते आए हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक पद्धति हो, एलोपैथिक हो या फिर होम्योपैथिक। लेकिन विस्तार में ये पद्धतियां क्या है, इनमें कैसे रोग का निदान संभव है, क्या क्या है ये पद्धतियां, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इनमें से एक पद्धति के बारे में खास तौर पर आज हम बात करेंगे, वो है होम्योपैथिक पद्धति। क्या है ये पद्धति, इस पद्धति से कैसे रोगों का निदान किया जाता है, कैसे समस्याओं का समाधान किया जाता है, उन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आकांक्षा। आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिल्पा जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि न्यूज़ 24 ने मुझे इस अवसर का मौका दिया कि मैं अपनी बात जोधपुर की जनता तक अच्छे से पहुँचा सकूँ और होम्योपैथी के बारे में जो मिथ है उन सब मिथ को दूर कर सकूं और अच्छी जानकारी दे सकूं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी को अपनाएं। जी, मैं खुद भी ये जानती हूँ कि हम लोग आजकल हर चीज़ का रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में किसी पद्धति के बारे में जाएं। शायद मैं भी यहाँ बैठी हूँ लेकिन मुझे भी उतनी जानकारी नहीं होगी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के बारे में। लेकिन आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उस पद्धति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद लोग इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है जब वो जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि होम्योपैथिक पद्धति क्या है? होम्योपैथी पद्धति मेन इस सिद्धांत पर काम करती है कि जिस पदार्थ से ये रोग पैदा हुआ है शरीर में, वही पदार्थ इसको ठीक हील करने में काम आता है। जी। तो इसमें जो पैथी में जो मेडिसिन प्रिपेयर करी जाती है वो इसी तरह की मेडिसिन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब हम प्याज काटते हैं, अनियन, तो जब काटते हैं तो उसके अंदर से एक एसिड सिक्रेट होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में से पानी आता है। जी। तो उसी तरह की चीज को देखते हुए उसी प्याज के से हमने एक मेडिसिन तैयार करी हुई है, एलियम सीपा करके। वो एलियम सीपा मेडिसिन इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे जुकाम में नाक में से पानी आना, जी, या बुखार के अंदर या ठंड लगने पे आंखों में से पानी आना या छींके आना, तो उसमें वो मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। यानी कि आपने देखा कि जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसी से आपका इलाज हो रहा है। तो इसका मेन सिद्धांत यही है कि तक जो टिश्यू डैमेज हुए हैं वो ही इस मेडिसिन को ठीक करने में, हील करने में हेल्प करते हैं और उसी से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है और आप रोग प्रतिरोधक क्षमता के थ्रू अपना आप हील होने की कोशिश करते हो। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और सवाल आ गया है कि बच्चों की आंखों की नज़र कमज़ोर होना। आपको पता है बच्चे आजकल, आपने जो कहा था गैजेट्स और उनका इतना इस्तेमाल करते हैं इंडोर के, आंखें कमज़ोर होती जा रही है, तो क्या उसके लिए भी होम्योपैथिक में दवाई है? बिल्कुल, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। इसमें हम यूफ्रेशिया करके एक मेडिसिन देते हैं जो आंखों के लिए बहुत अच्छी है, जैसे स्पेशली मायोपिया में, जैसे दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। लेकिन ये नज़र कमज़ोर क्यों हुई, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये जो बीमारी आई है इसका कॉज क्या है, ये क्यों पैदा हुआ। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि उसकी नज़र कमज़ोर हो गई तो उसको दे दो, ये देखना है कि उसकी नजर किस कारण से कमजोर हुई है। क्या वो टीवी ज्यादा देख रहा है, या वो मतलब जो स्क्रीन है वो ज्यादा उसका एक्सपोजर है, या उसमें कोई सप्लीमेंट या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, किस वजह से, या उसको कोई मतलब कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जैसे कि जब वो माँ के गर्भ में था तभी से उसको कोई प्रॉब्लम है, या वो हेरिडिटी से है। फिर हम ये सारी चीजें देखने के बाद में फिर उसको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हाँ, होम्योपैथी में आंखों से रिलेटेड, नज़र से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो इस तरह की तकलीफों में काफ़ी मददगार साबित हुई है। जी। अच्छा, एक और टॉपिक है याददाश्त। इसका भी काफ़ी अमूमन महिलाएं या पुरुष शिकायत करते हैं कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। क्या उसके लिए भी कोई स्कोप है? जी, उसके लिए भी है बिल्कुल। एक तो वही न्यूट्रिशन, खान पान, और अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, आजकल मेरे ख्याल से 99% हर इंसान के पास में स्ट्रेस है अपने लेवल का। जी। उस वजह से, और दूसरा क्या है कि हमारी जो मानसिक एक्सरसाइज है वो कम हो गई है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं,
हम अच्छा खान पान नहीं कर रहे हैं, हमारे जिंदगी के कोई नियम नहीं है, ना सोने का समय है ना जगने का समय है। जब जैसा काम हुआ उस हिसाब से हमने हमारी बॉडी को ढाल लिया है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले आपको ध्यान होगा कि घर में लैंडलाइन फोन होते थे, तो हमें हमारे रिश्तेदार, मम्मी पापा सबके नंबर याद रहते थे। आज मुझे मेरा खुद का मोबाइल नंबर याद नहीं है। बिल्कुल सच बात तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हर चीज के लिए बॉडी को एक्सरसाइज, दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। दिमाग को हमें पागल बनाना पड़ता है, तभी तो वो हमें सही काम करके देगा जी। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि याददाश्त अगर अच्छी, वैसे मेडिसिन भी हैं होम्योपैथी में जो याददाश्त के लिए हम देते हैं जी, और बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन है। अभी जैसे कि मौसमी बीमारियां इतनी चल रही हैं, तो उसके लिए क्या आप, क्योंकि मौसम हर बार बदलता रहता है, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या समाधान है होम्योपैथी में? सबसे पहले अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि जीवन की जो शैली है उसे चेंज करिए। उसके अलावा अभी जो मौसमी बीमारियां, उसमें मलेरिया सबसे ज्यादा देखा गया है, डेंगू ज्यादा देखा गया है। उसके लिए हमने कुछ प्रिवेंटिव डोजेज निकाली है। अगर जब भी मौसम चेंज हो और पेशेंट इस तरह की डोजेज पहले से ही ले ले तो वो इन बीमारियों से कम ग्रसित होता है, और अगर होगा भी तो हल्के फुल्के सिम्टम आके और वो वापस उसकी बॉडी उसी को हील कर देगी, उसको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो इसका सेवन करें, जब भी अपने आसपास जो भी अच्छे होम्योपैथ हैं उनसे कंसल्ट करें और इस तरह की मेडिसिन लें, और वो उनके कंसल्टेंसी में ही लें, क्योंकि खुद से लेना बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमें कितनी मात्रा में कौन सी डोज कितनी लेनी है। ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में अच्छा काम कर रही हैं। जैसे कि मैं आपको जुखाम के लिए बताऊं तो अभी जो सीजन चल रहा है उसमें जुखाम के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन हम डलकामारा देते हैं पेशेंट्स को, और लो पोटेंसी में इसलिए देते हैं क्योंकि जितना लो पोटेंसी में देते हैं वो उतना अच्छा वर्क करती है। ऐसे ही हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव डोजेस भी होती हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं अभी बीच में डेंगू खूब चल रहा था, तो हमने कई बार स्टेटस पे ये मैसेज किया कि प्रिवेंटिव डोजेस लीजिए, वो आपकी इम्यून पावर को अंदर बॉडी में बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, जिससे आपकी संभावना बहुत कम हो जाती है उस रोग से ग्रसित होने के लिए। जी जी। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल और है, आपने कोविड की बात की, और कोविड ही क्यों, ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आप होम्योपैथी में इलाज करती हैं, ऐसी खासतौर पे कौन सी स्पेसिफाई बीमारियां हैं जिन पे आपका टारगेट रहता है होम्योपैथिक में? होम्योपैथी हर बीमारी पे काम करती है। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इसका सिद्धांत ये है कि जिस चीज से बीमारी उत्पन्न हुई है वो ही चीज उसको वापस रिपेयर करने में हेल्प करती है जी। तो जैसे आपको मैं बताऊं, कोविड के टाइम में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा एकदम से डाउन जाने लगी थी, तब हमारी रिसर्च निकली थी कि एक एस्पिडोस्पर्मा करके जो मेडिसिन थी वो उस ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने में मदद कर रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर पेशेंट पे लागू हो रही है जी, क्योंकि उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि वो पेशेंट कैसा है, उसकी सिचुएशन अभी कैसी है जी, वो कितना ज्यादा इन्फेक्टेड है, कितना कम इन्फेक्टेड है, उस हिसाब से उस डोज को उस मात्रा में उस पेशेंट तक पहुंचाना होता है। ये एक मेन चीज है। और एक मैं ये भी कहना चाहूंगी, आजकल यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है होम्योपैथी का जी। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से एज ए होम्योपैथ। लेकिन मैं ये जनता को बोलना चाहती हूँ कि आप देखो, लेकिन सही सलाह लेके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, होम्योपैथी दवाई कई चीजों के माध्यम से, जैसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में दी जाती है, ड्रॉप्स फॉर्म में दी जाती है, टैबलेट फॉर्म में दी जाती है। आप बिना आइडिया जो भी डोज ले रहे हो वो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, अति तो नुकसान ही करता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। तो उस हिसाब से उनको एक होम्योपैथ से, अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही वो मेडिसिन लेनी चाहिए। और अमूमन जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूट्यूब पे बिना नॉलेज के ओवर द काउंटर मेडिसिन। मैंने देखा है, मैंने कई बार होम्योपैथिक शॉप पे जाके देखा है कि पेशेंट आया, उसने बोला कि मुझे ये टॉनिक दे दो, मुझे ये दवाई दे दो। वो अपने हिसाब से ही देखकर वो टॉनिक ले रहे हैं, और उनको पता भी नहीं कितने टाइम तक लेना है, ये लेना भी है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ बीमारी को देख के ही दवाई नहीं दी जाती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा जाता है कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आप किस तरीके दिखते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपकी मानसिकता कैसी है, अच्छा। आप बात करने से किस तरीके से आपके एक्सप्रेशन देते हैं, ये एक पूरी केस टेकिंग होती है, उसके बाद ही हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो मैम होम्योपैथी में बड़ी स्पेशल चीज हो गई, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक में इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती है। एलोपैथी का, मैं वैसे तो सारी पैथियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब अच्छी है, सबकी अपनी एक अलग महत्वता है, लेकिन
जैसे एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में क्या है कि मैंने देखा है जो उनके सॉल्ट है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हर बीमारी को दबाया जाता है। कुछ इमरजेंसी केसेस ऐसे होते हैं तो उसमें एलोपैथी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं, अगर कोई पेशेंट जुकाम होते ही मेरे पास आ जाए, होम्योपैथी के पास आ जाए, तो उसको मैं 2 या 3 दिन में क्योर कर सकती हूँ। क्योर मीन्स पे आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्योर मतलब कि उसको उस जड़ से मिटाना, ना कि उसको सप्रेस करना। एंटीबायोटिक और डोजेज जो हम लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है शरीर के लिए, और वो उस बीमारी को सप्रेस करती है। वो बार बार बीमार होएगा, बार बार उसको इस तरह की, हर सीजनल में उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी। जी। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, शुगर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हर अमूमन दूसरे घर में 1-2 पेशेंट आपको मिल जाएंगे, और इसका लॉन्ग टर्म इलाज चलता रहता है ना, तो इनके लिए आपके होम्योपैथिक में क्या स्कोप्स हैं? इसमें भी बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। अगर थोड़ा सा जनता या जो भी लोग हैं वो होम्योपैथी पे सबसे पहले तो विश्वास करना शुरू करें, उसके बाद वो उस मतलब जैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाता है कि इसमें जैसे हम जो डायबिटीज में मेडिसिन देते हैं उसमें एक साइजियम जोगरंडी करके जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास ऑरम मैट करके एक मेडिसिन है जो सोने के धातु से बनती है। यानी कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन बनाने का तरीका है वो अलग अलग किंगडम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ये फूड पदार्थ जो है वो सब, तो उन्हीं से दवाएं बनती है और उन्हीं को एक बहुत लो पोटेंसी में प्रिजर्व करके रखा जाता है, फिर प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हर बीमारी का इलाज धीरे है, स्लो है, ऐसा नहीं है। क्या है कि जैसे पेशेंट बीमारी क्या लेके आया है, जैसे वो कहाँ कहाँ जाके आया, जैसे उसने अपने वायरल फीवर के लिए जैसे वो एलोपैथिक डॉक्टर से 5 दिन का ट्रीटमेंट लेके आया, उसमें उसने एंटीबायोटिक भी ली, एलर्जिक भी ली, और फिर वो मेरे पास आया, तो उसके अंदर जो टॉक्सिक चीजें उन मेडिसिन की हैं, तो उस वजह से होम्योपैथी को काम करने में टाइम लगता है। हाँ, ये मेरा सवाल होने वाला था कि अगर एलोपैथिक के ट्रीटमेंट चल रही है और क्या उस बीच में होम्योपैथिक स्टार्ट की जा सकती है? लेकिन रिजल्ट का इफेक्ट आएगा, रिजल्ट थोड़ा सा आपको लेट मिलेगा, क्योंकि आप दोनों में ये डिफरेंस नहीं कर पाओगे ना कि कौन सी मेडिसिन से कितना फर्क पड़ रहा है। ऑलरेडी आप एलोपैथी तो ले ही रहे हैं, फिर हम आपको होम्योपैथी स्टार्ट वैसे ले सकते हैं साथ में इस पैथी को भी, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसके कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन एक मतलब मिनिमम डोज से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लस उसके जो टॉक्सिक पार्ट ऑलरेडी उस बॉडी में है उसके लिए हमको पहले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। हम 3 दिन 4 दिन का ऐसा कुछ कोर्स देंगे जिससे वो उस मेडिसिन को लेगा, फिर वो हमारे पास आएगा, तब उस पे जो उस बीमारी के लिए जो हमने मेडिसिन दी है वो उस पे लागू हो जाएगी। जी, ऐसा है। अच्छा, अमूमन सभी दवाइयों का कोई ऐसा साधारण सिंपल नियम है जो हर होम्योपैथी की दवाई में फॉलो किया जाता है, खाने या पीने को लेकर, या कोई ऐसा नियम है जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है? जैसे ऐसे तो होम्योपैथी में कोई परहेज नहीं है। आप मेडिसिन के बस कुछ तरीके होते हैं कि आपको कैसे मेडिसिन लेनी है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो एक्सेस सुगंध वाली चीजें अगर हम खाते हैं और उसके बाद तुरंत में अगर हम मेडिसिन ले लेते हैं तो वो उस दवाई का असर कम कर देती है। अच्छा, असर तो करेगी लेकिन वो स्लो हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि आप अति सुगंधित चीजें का सेवन ना करें अगर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्या हो सकता है? जैसे कि पीपरमेंट हो गया, कॉफी हो गया, कच्ची इलायची हो गया। अच्छा, हाँ, कच्चे प्याज खाए हुए हैं आपने तो आप घंटा भर रुक के कुल्ला करके मेडिसिन ले सकते हैं, वो एज इट इज ही इफेक्ट करेगी। जी, बस ये है, बाकी परहेज कुछ नहीं है और ना ही कोई बंदिश है कि आपको खाना ही नहीं है। जी, और बच्चों के लिए भी क्या होम्योपैथी में स्कोप है बीमारियों को लेकर? बहुत है, जैसा बड़ों के लिए है वैसा ही बच्चों के लिए है। इवन मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अभी पैंडेमिक डिजीज के बाद में इतना वीक हो गया है, प्लस आज का खान पान, न्यूट्रिशन सब पे ही असर पड़ रहा है। तो उस हिसाब से होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को डेंटिशन पीरियड में बायोकेमिक 21 नंबर देते हैं, उसमें कुछ नंबर्स डिसाइड किए हुए हैं, उन नंबर्स के हिसाब से हम ये देते हैं। तो उसमें उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसको जो टीथ निकलते वक्त जो प्रॉब्लम होती है जैसे हेडेक होना, लूज मोशंस लगना, उन सब में आराम मिलता है। उसका एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज होना, क्योंकि उसके अंदर जब ब्लड सर्कुलेशन और सब चीज़ें अच्छी होने लग जाती है तो बच्चा एक्टिव फॉर्म में काम करने लगता है।
वरना क्या होता है कि इन सब चीज़ों का उसके जो शारीरिक जो है उस पर फर्क पड़ता है। आपके कहने का मतलब जिन बच्चों के दांत आ रहे हैं वो भी उनको इन दवाइयों का सेवन करवाया जाए? बिल्कुल देना चाहिए। तो फिर उन्हें निकलने में प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, क्योंकि वो मेडिसिन बायोकेमिक इतनी ऐसी बनाई गई है, टैबलेट फॉर्म में है, लेकिन वो मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो 2 साल का बच्चा भी उसे आराम से ले सकता है। और उससे छोटे बच्चों को भी हम देते हैं, उनको थोड़ा क्रश करके दे देते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ऑटो इम्यून डिजीज से है, ये क्या है और होम्योपैथी में क्या है इसका इलाज? ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, जैसे कि आपने अभी एलोपेशिया का नाम बहुत सुना होगा। आपने देखा होगा कि लोगों में अलग तरह का गंजापन है। कहीं से जैसे सर में या जो वो शेव करते हैं वहाँ एक सर्किल टाइप में बाल उड़ने लग जाते हैं, वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं। तो उसमें ये ऑटो इम्यून डिजीज ही है। इसमें क्या होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, वो सेल्स वीक होने लग जाती है, तो इस तरीके के इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। तो एलोपेशिया के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में ही है, और ना इसके कोई साइड इफेक्ट है, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को एक बार जब अगर ये इस समस्या से जूझ रहा है और उसने होम्योपैथी ले ली तो उसको वापस रिकरेंट होने की ये चांसेस कम हो जाते हैं। जी। इसमें कुछ मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा नहीं कि कोई भी एलोपेशिया पेशेंट आ गया है और मैंने उसको वो सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है। उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेडी मेरे पास आई और उनके जो मासिक धर्म है उससे उनको कुछ समस्या थी। उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था बॉडी में, उस वजह से उसको ये सारे, जैसे एलोपेशिया को बाल झड़ना भी कहते हैं, तो उसको इस तरीके की ये दिक्कत थी। तो पहले हमने उसका सारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि वो किस तरह की है, फिर वो बात करने में कैसी है, वो कोई मानसिक समस्या से तो नहीं जूझ रही है। फिर जब पता चला कि उसको ये समस्या है, इस वजह से इसके बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें अलग मेडिसिन जाती है। जैसे उसमें मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, हम सेलिनियम नाम की एक मेडिसिन देते हैं जो फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करती है, जिसके कारण बाल झड़ने भी रुक जाते हैं। सीवियर गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम, आजकल हर छोटे बच्चे को भी गैस बनने की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान अच्छा नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, सारे फोन गैजेट में इतने बिजी हो गए हैं बच्चे कि वो बिल्कुल खेलना दौड़ना आउटडोर गेम्स तो है ही नहीं उनके बिल्कुल भी। तो इस वजह से भी ये दिक्कत होती है, तो भी ये सिम्टम्स फिर आने लग जाते हैं। किसी को हेयर फॉल हो रहा है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को स्टमक दुख रहा है, किसी को वॉर्म्स हो रहे हैं। तो इन सब के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ ना कुछ सोल्यूशन है और लेना भी चाहिए लोगों को। मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोई पेशेंट बीमारी लेके पहले ही होम्योपैथ के पास आ जाए तो ये हमारे लिए और उनके लिए सबसे अच्छी बात होगी, तो ही वो क्योर हो सकते हैं और इतना बीमार पड़ना भी कम हो जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इनके साइड इफेक्ट्स होते नहीं हैं और एलोपैथी की दवाइयों में हैवी स्टेरॉइड होता है, तो जो अगर मैं मान लूँ उम्र दराज लोग हैं जी, अगर वो इस और फायदा लेना चाहे तो मेरे ख्याल से होम्योपैथी से अच्छी कोई सुविधा ही नहीं है आपके लिए। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं फायदा, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ ना, हर पैथी की भी एक लिमिटेशंस है। इमरजेंसी केसेस में हमारी लिमिटेशंस है। सडनली कोई एक्सीडेंटल केस आ गया है तो उसमें हमारे हाथ बन जाते हैं। बाकी मेडिसिन हमारे पास ऐसी हैं जो चोट में भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाते हुए गिर गया है, उसके घुटने पे चोट लग गई है, तो हमारे पास अब तो कई पैटर्न फॉर्म आ गए। जैसे आर्निका नाम की एक मेडिसिन है जिसमें आप वो स्प्रे कर सकते हो, वो मेडिसिन खा सकते हो, लगा सकते हो, उससे काफ़ी फायदा होता है। अच्छा, जैसे कि कुछ मेडिसिन होती है, विटामिन ई की गोलियां हो गई, विटामिन सी की गोलियां हो गई, ओमेगा 3 हो गई, या फिर कैल्शियम्स की आजकल मार्केट में अवेलेबल रहती है दवाइयाँ, जो हम बच्चों को या फिर बड़े बुजुर्ग भी बिना प्रिस्क्रिप्शन भी खा लेते हैं न्यूट्रिशंस के लिए। क्या होम्योपैथी में ऐसे मेडिसिन आप देते हैं कि भाई आप विटामिन या न्यूट्रिशंस की रिकवरी करने के लिए इन बिल्कुल देते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया एलोपेशिया के बारे में, तो सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, उसको अपने खाने की चीज़ों में भी काफ़ी बदलाव करने पड़ेंगे। उसको न्यूट्रिशनल डाइट देनी ही पड़ेगी। क्या होता है कि जैसे मेडिसिन दी मैंने उसको, तो उसकी जैसे हेयर ग्रोथ की मेडिसिन दी, हेयर निकल के आ जाएंगे रूट से बाहर, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए ना कई सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे उसको अपनी डाइट में प्रोटीन चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। प्रोटीन फॉर्म में वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिजर्वेटिव पाउडर फॉर्म में ही लेवे, वो आप डाइट के थ्रू भी ले सकते हो। प्लस मिनरल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किन और बालों के लिए विटामिन ई, क्योंकि आजकल के टाइम में खान पान के थ्रू हम इतना विटामिन ई नहीं ले सकते हैं, और पता नहीं हमारी बॉडी इतना वो मतलब एब्जॉर्ब करती भी है या नहीं। जैसे हमने आलमंड भिगो के खाए, लेकिन हमें क्या पता हमारी बॉडी वो उसमें से कितना विटामिन
ई कंज्यूम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए फिर मैं विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं ईवियन करके, वो प्रिस्क्राइब करती हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सारी चीजें बॉडी को बहुत फायदा देती है। तो भले ही वो इस पैथी में हो चाहे नहीं हो, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है तो। अच्छा, आपने महिलाओं के लिए तो कह दिया कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो तो उससे भी हेयर फॉल होता है या फिर पीरियड्स डिसबैलेंस हो, लेकिन अगर यही समस्या पुरुष आपके पास लेकर आए तो फिर क्या है? पुरुष के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, मानसिक एंजाइटी या उनको किसी तरह की कोई परेशानी है तो उस वजह से ये हेयर फॉल या एलोपेशिया उनको भी होता है। उनके लिए भी अलग तरह की, मतलब जैसे कई तरह की मानसिकताएं होती हैं पुरुषों में, जैसे कि अगर उन्हें कोई सेक्सुअल डिजीज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो हेयर फॉल हो सकता है। अगर वो उनके कोई जैसे यंग बॉय है और उसका अभी हार्मोनल ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो हेयर फॉल हो सकते हैं। अभी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, 18-20 साल के बच्चे आते हैं जिनको अभी से वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है। उनके सर में मतलब इतने सफ़ेद बाल है जितने काले बाल नहीं है। तो वो एक डिजीज मतलब कन्वर्ट हो गई है अब इस तरह की, कि आप समझ लो, डेफिशिएंसी समझ लो, क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि बच्चे अब क्या 18 साल के हैं तो वो सारे दिन मतलब टीवी, फोन, पढ़ाई का तरीका, ये सब सेडेंटरी लाइफ हो गई है, तो इस वजह से भी ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। तो उनके लिए भी मेडिसिन है, एसिड फॉस, सेलेनियम, ये सब, जसीपिया, कई सारी मेडिसिन है जो हर पेशेंट को देख के उसका मतलब, जैसे बच्चा लीन थीन है या उसको हेयर फॉल के साथ में कॉन्स्टिपेशन या और भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अलग मेडिसिन जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि हर इंसान का एक अलग शरीर होता है, कौन सी मेडिसिन उस पर कैसे ट्रीटमेंट करेगी वो उसका शरीर ही बताता है। अच्छा, इसमें तो फिर ओबेसिटी, मोटापे को लेकर भी आपके पास कोई ना कोई स्कोप जरूर है। हाँ बिल्कुल, तो महिला इसको ज्यादा फेस कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है मोटापा, तो महिला क्या पुरुषों में भी बड़ी दिक्कत है। मैं देखती हूँ कि सब लोग आफ्टर कोविड तो बहुत अवेयर हो गए अपनी हेल्थ को लेके, हर कोई स्लिम और ट्रिम और हेल्दी रहना चाहता है। तो इसके लिए भी कई सारे मेडिसिन है, लेकिन उसके साथ में उसको जैसे ऐसी कोई एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है जिससे उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो मेडिसिन भी इतना काम नहीं करेगी जी। प्लस उसको खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 70% तो सारा सब कुछ हेल्थ का खान पान से ही है जी। और 20% अगर आप कोई एक्सरसाइज कर लो तो आप तो फिट हो जाओगे जी जी जी। तो उसके लिए भी एक फाइटोलाका बेरी करके आती है मेडिसिन, जो टैबलेट फॉर्म में भी है, मदर टिंचर फॉर्म में भी है। जैसे भी मतलब हम पेशेंट को देखते हैं उस हिसाब से हमको देते हैं और काफी फायदा होता है। 1 महीने में कम से कम 4 किलो वजन वो आराम से कम कर सकता है जी। अच्छा, क्रोनिक डिजीज में क्या कंट्रोल रहता है होम्योपैथी का? क्रोनिक डिजीज में ऐसा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कोई भी डिजीज जब क्रोनिक बन रही है तो उसमें कई सारे साल लग गए। लाइक जैसे 1 साल से कोई पेशेंट अस्थमा से ग्रसित होके मेरे पास आता है कि मैडम मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और मैं 1 साल से इस समस्या से जूझ रहा हूँ, सारे इलाज लेके देख लिए हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो अब मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि होम्योपैथी लेके देख लो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो क्या होता है कि जैसे अस्थमा हो रहा है तो हमें उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि भाई क्या तुम्हें कभी कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसके वजह से कि तुम्हें कोई बचपन में निमोनिया हुआ है या कोई ऐसी बीमारी हुई है जिससे तुम्हारा ऑटो इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिस वजह से तुम्हें ये अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई है या रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। कुछ जेनेटिक भी होता है, आनुवंशिक तौर पे भी आ जाता है और बाकी वातावरण के हिसाब से भी आ जाता है। तो उसमें बहुत अच्छा रोल है होम्योपैथी का, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, पेशेंट की बॉडी पे वेरी करता है। जैसे हमने अगर उसको हफ्ते भर की डोज देके देखी, उसमें फर्स्ट जो उसके प्रेजेंट सिम्टम होते हैं उस हिसाब से हम डोज दे देते हैं। जैसे भी वो आता है कि मुझे अभी भी ये तकलीफ हो रही है और अब मेरे को ये तकलीफ नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से हम उसको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है, इसमें लंग्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। और उसके बाद में जैसे जैसे वो बताता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा रिलीफ हो रहा है, तो मैक्सिमम 3 to 4 मंथ के अंदर पेशेंट इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो अपना धीरे धीरे स्टेरॉइड वाले जो पंप होते हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इमरजेंसी के लिए, वो उसके बिना भी रह सकता है। और सीजन चेंज होते हैं तो उसको अस्थमेटिक अटैक तो आएगा ही, तो उसमें भी उसको काफी फायदा हो जाता है जी। अच्छा, होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो तैयार करने का कोई प्रोसीजर है, खास तरह का कोई प्रोसेस है?
पहले ऐसा बहुत पुराना हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे, डिग्री कर रहे थे, कि ये सारी मेडिसिन ट्राइचुरेट करके बनाई जाती थी। लेकिन आज साइंस ने इतना मतलब अपना बढ़ा लिया है कि सारी मेडिसिन मशीनरी से बनती है, बट ट्राइचुरेट फॉर्म में बनती है। इसमें अलग अलग तरह की, वही मैंने आपको बताया, किंगडम्स होते हैं, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम्स और एनिमल किंगडम्स। उनसे उनके जो अर्क बोले या कुछ बोले, उस जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि कोबरा सांप है, ठीक है, वो काटता है तो कैसे जलन और तड़प मचती है। जी जी जी। तो उसके जहर से ही मेडिसिन बनाते हैं। और इस तरह की जिस पेशेंट को तकलीफ होती है, इस तरह की जलन होना या सांप काट गया है उसको, तो हम उसको मेडिसिन देते हैं, तो उसको उसमें काफी फायदा होता है। मतलब पेशेंट 90 से 95% ठीक हो जाता है विद इन 5 डेज के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो और मात्रा हमेशा, मतलब जो जैसे अब किसी भी पदार्थ को लेके जो मेडिसिन बनाई जाती है, उसको हम डाइल्यूट फॉर्म में इसलिए रखते हैं ताकि उसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। और अलग अलग पोटेंसी में ये मेडिसिन तैयार की जाती है, जिसमें लोएस्ट पोटेंसी होती है 30 पोटेंसी, और जो उससे हायर होती है 200, फिर उससे हायर होती है 1 m और ऐसे 10 m, और इस तरीके से उसकी पोटेंसीज बढ़ती रहती है। तो हर केस के, जैसे अगर एक्यूट केस आया है तो उसमें हम हायर पोटेंसी की एक सिंगल डोज दे सकते हैं, जिससे वो पेशेंट तुरंत में ठीक हो सकता है, उसको मतलब विद इन अ सेकेंड उसको आराम मिल सकता है। लेकिन ऐसे क्रोनिक केसेस में आते हैं तो हमको उनको लो पोटेंसी से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने साल लगा के आए हैं या इतने टाइम से उस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हम जब उसमें लो पोटेंसी में मेडिसिन देते हैं तो वो उस पर अच्छा वर्क करती है, उसको क्योर करने में हेल्प करती है। अगर हम स्टार्टिंग में उसको हाई पोटेंसी दे देंगे तो वही मेडिसिन उस बीमारी को वहीं पे एक बार तो ठीक कर देगी, लेकिन फिर से उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये एक दिक्कत रहती है। अच्छा, होम्योपैथी के लिए कहा जाता है कि इसमें जो भी मेडिसिन का ट्रीटमेंट चलता है वो बहुत लंबा चलता है, या फिर दवाइयों का रिजल्ट बहुत लेट आता है, ये कितना सच है? ये बहुत मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वही बताया, डिजीज पे डिपेंड करता है कि केस कैसा है, एक्यूट केस है या क्रोनिक केस है। अगर एक्यूट केस है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन लेके लोग 5 दिन में आराम ले लेते हैं, वैसे ही होम्योपैथी में भी है। हाँ, क्रोनिक केस है और वो कहाँ कहाँ घूम के आया है, उस हिसाब से उसको ठीक करने में टाइम लगता है। मैम, क्रोनिक केसेस में तो एलोपैथी में भी वही है, ट्रीटमेंट बहुत लंबे ही चलता है, वहाँ तो कई, पर उसमें साइड इफेक्ट भी तो है। हाँ, स्टेरॉइड का जो असर है वो हम सबको पता है कि कितना ज्यादा होता है, उससे तो बहुत सारे आराम ले लेते हैं, लेकिन वो बाद में इंटरनली बहुत इफेक्ट करता है। होम्योपैथी पद्धति के कुछ नियम है क्या, ऐसा कुछ? नियम यही है कि जब भी मेडिसिन लें तो पोटेंसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर कोई पेशेंट बिना उसको ज्ञान है कि हमें किस पोटेंसी में कौन सी मेडिसिन लेनी है, कितनी ड्रॉप्स लेनी है, अगर वो गलत तरीके से ले रहा है तो उसी मेडिसिन के सिम्टम उस पेशेंट में आ जाएंगे। जी जी। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए मैं चाह रही थी इस इंटरव्यू के थ्रू लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये बता सकूं कि मेडिसिन को लेने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लें, और वो जितनी मात्रा बता रहा है उसी मात्रा में ले तो ही उसको फायदा होगा। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। कोई भी अपन बुखार की भी गोली लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल लिया आपने, तो कौन सा लेते ही आपका फीवर चला गया, आधा घंटा तो आपको लगेगा ही ना। सेम होम्योपैथी में भी ऐसा ही है कि अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको कम से कम आधा घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा, तब उसको कुछ आराम मिलेगा। जी। यहाँ पे मेरा एक सवाल और है कि जैसे हम जितनी देर से बात कर रहे हैं, हम उसमें ये भी डिस्कस करें कि एलोपैथी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। क्या होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होम्योपैथी मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर उसे तरीका लेने का आता है, उसे सही तरीके से दिया है, तो होम्योपैथी मेडिसिन रामबाण का काम करती है। जी जी। और जैसे कि अगर इसका कोई ट्रीटमेंट शुरू करता है, जैसे कि हालांकि आपने कहा कि ये डिजीज पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजीज लेके पेशेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी अमूमन अंदरूनी कितने दिनों के अंदर असर दिखाई देने लग जाता है इसका? देखिए, वो तो केस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट डेंगू का आ गया है मेरे पास में, उसको डेंगू हो चुका है, उसकी प्लेटलेट काउंट गिर रहे हैं, तो मतलब जैसे आज मैंने उसको कुछ ऐसी डोज दी, जैसे वो इमरजेंसी केस आ गया है और उसको एक्यूट केस मानते हैं हम डेंगू को, तो हम उसमें हाई डोज देखें और उसको एक बार स्टेबल कर सकते हैं। फिर हम उसको लो पोटेंसी देके थोड़ा महीना 15 दिन में उसको बिल्कुल एकदम रिकवर क्योर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट जब गिरते हैं तो उसकी वजह से आजकल एक स्किन डिजीज और रेडनेस और बॉडी में रैशेज और हॉट
फ्लैशेस बहुत दिखे गए हैं, जी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो होम्योपैथी पे जाएं, या हम ऐसे कुछ मेडिसिन देते हैं उनको जिससे उसमें काफ़ी उनको रिलीफ मिल जाता है। जी। जैसे कि एक सवाल और है कि प्रिवेंशन और क्या होती है, डोजेस क्या होती है दैट काइंड ऑफ? आजकल की जो मौसमी बीमारियां हैं उसमें हमने काफ़ी रिसर्च और सोचने के बाद में ये चीज़ें बनाई हैं कि जैसे अगर डेंगू है तो उसमें हमारी एक मेडिसिन आती है चाइना आर्स 200 की, हम मंथ में एक डोज देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस सीजन में इस तरह के फीवर आते हैं या मलेरिया आते हैं, या अभी जैसे चल रहा है, तो अगर वो एक डोज ले लेगा तो उसको 1 मंथ तक उसकी बॉडी में इम्यून जो उसका सिस्टम है या जो उसका पावर है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो अगर डेंगू मतलब मच्छर आपको काट रहा है और आपको डेंगू होने वाला है तो वो उसके सिम्टम्स को सप्रेस कर देगा, उसको उससे लड़ने में ताकत मिलेगी और वो उसको होने ही नहीं देगा। तो मतलब स्पेसिफिक डेंगू के साथ ही या फिर सर्दी जुकाम, जिनको सर्दी जुकाम, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन सब के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं। चिकनगुनिया में अभी हमारी एक यूपिटोरियम पर्फ करके जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है, उसको हम प्रिवेंटिव डोज के लिए देते हैं। 200 पोटेंसी में सिंगल एक डोज देते हैं तो पेशेंट काफ़ी प्रिवेंट हो जाता है उससे। और ऐसे ही जैसे डेंगू में मैंने बताया चाइना आर्स, और मलेरिया में एक मलेरियम से ही बनी हुई है, मैंने बताया ना जिस चीज़ से बीमारी फैल रही है उसी से उसका इलाज होता जाता है। स्वाइन फ्लू बीच में बहुत चला था, तो उसमें जो वायरस पाया गया था इन्फ्लूएंजा करके, उसी से एक इन्फ्लूएंजा मेडिसिन बनाई गई थी जी, और वही इसमें बहुत अच्छी कारगर साबित हुई थी। जी। अच्छा, और क्या ध्यान रखा जा सकता है जब होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं? तो बस उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि वो सेंसिटिव है मेडिसिन, तो आप उसको अपने जो नेक्ड हैंड है उससे आप टच नहीं कर सकते। अगर आप उसको ग्लोबल्स फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते। अगर आप उसको ड्रॉप फॉर्म में ले रहे हैं तो आप उसको कांच के ग्लास या चीनी का जो कप होता है चाय का, उसी में वाटर के साथ में ले सकते हैं। और बायोकेमिक को तो आप टच भी कर सकते हैं। बस ये प्रिकॉशन ध्यान रखने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कौन सी जानकारी जो आपको लगता है होम्योपैथी के बारे में हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए? जानकारी तो बहुत सारी है, पर मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट कंसल्ट होम्योपैथ से करें। कि जैसे मुझे ये जुकाम हो गया है तो आप सबसे पहले उस डॉक्टर को मौका दें कि वो इसका इलाज करें। उसके बाद आप खुद महसूस करिए कि हम कितनी बार इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमें हर मौसम, हर सीजनल, हर ईयरली हमको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि सब जगह घूम के जब पेशेंट हमारे पास आता है कि अब कुछ नहीं बचा है, अब होम्योपैथी बची, हम ये भी ट्राई करना चाहते हैं, जब मैं ये शब्द सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ट्रस्ट करें होम्योपैथी पे, ट्रस्ट करके आए और फर्स्ट प्रायोरिटी हमें दें, ताकि हम आपको सही बता सकें कि हमारे पास कितना है, कि हम कितने एबल हैं कि आपको हम इसके लिए सही इलाज दे सकते हैं। नहीं दे सकते तो हम आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि आप, या रेफर कर देंगे कि आप उस डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए या उस पैथी में चले जाइए। तो हम ये कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सब लोग होम्योपैथी पे ट्रस्ट करें और इसको प्रायोरिटी देके और अपने लिए एक मौका जरूर दें, ताकि अगर आपके मन में कोई भी इसको लेकर कोई नेगेटिव थॉट है तो शायद वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर अपना इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसके लिए आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना खाइए, मिनरल्स लीजिए। मिनरल्स आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप अपने खाने के अंदर भी उन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन और विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें मिलें, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन ई बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं जो आपके अंदर बॉडी को, जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। जैसे कोई भी बीमारी है, अल्सर भी है या कुछ भी है, तो उसमें विटामिन सी एक हीलर की तरह काम करता है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी दिनचर्या को चेंज करिए। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ये सारी पैथियाँ तो है ही कोई भी बीमारी का इलाज करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी हेल्थ का ध्यान रखें। उसके लिए हमें दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी। आप चाहें तो कुछ योग अपने ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, कुछ योगा एक्सरसाइज करिए या एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, खाएं टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, लास्ट में मैम हमारा एक सेगमेंट चलता है जिसमें हम अपने प्यारी ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें जॉग एंड ट्रैक है, उनकी तरफ से एक
₹1000 का 1000 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर है हमारे प्यारे दर्शकों के लिए। उसमें हमने एक नियम बना रखा है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर ही दर्शकों के लिए सवाल लेकर आते हैं। तो एक सवाल मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से दर्शकों के लिए। जी, मैंने स्टार्टिंग में इस सेशन में एक चीज़ बताई थी कि एक ऐसे खाद्य पदार्थ से मेडिसिन बनती है जो कि जुखाम में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप मुझे उस मेडिसिन का नाम बता सकते हैं? तो ये जी, अगर आपने हमें ये नाम बता दिया बाय मैसेज, आपको स्क्रॉल होते नंबर पर आपने व्हाट्सएप भी कर दिया या ऑर्डिनरी मैसेज भी भेज दिया और आपका जवाब लकी ड्रॉ विनर्स में से सही निकल कर आता है, तो आपको 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर जॉगिंग ट्रैक की तरफ से मिलेगा। और उसके लिए बस आपको इस सवाल का जवाब देना है और उसके लिए आपको ये पूरा जो लाइव एपिसोड है ये ढंग से देखना है कि डॉक्टर ने क्या सवाल पूछा और उसका समाधान भी इसी शो में बताया है। हमारे लास्ट वीक के जो विनर हैं वो है मिस्टर गौरव। गौरव, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जॉगिंग ट्रैक से अपना ₹1000 का गिफ्ट वाउचर कलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये जो सवाल आज डॉक्टर मैम ने पूछा है आपसे, 1 वीक के अंदर हमारे अगले एपिसोड के टेलीकास्ट से पहले आप इसका जवाब हमें जल्दी से जल्दी भेज दीजिएगा। आप में से चुना जाएगा एक लकी ड्रॉ विनर। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, एक सवाल भी पूछ लिया और सबसे बड़ी बात, होम्योपैथी को लेकर जो नॉलेज दर्शकों को मिला, मेरा भी नॉलेज बहुत बड़ा और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें स्कोप भी है हमारी समस्याओं के लिए। और आपने जिस तरह इसको क्लियर किया, दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और वो भ्रांतियां जो होम्योपैथी को लेकर है वो भी काफी हद तक क्लियर हुई होंगी। जी, मैं भी इसी आशा के साथ आई थी। अब देखती हूँ लोगों को कितना असर पड़ता है। और स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ थी डॉक्टर आकांक्षा, होम्योपैथिक फिजिशियन, जिन्होंने होम्योपैथी को बहुत डिटेल में आपके सामने रखा। ये वो पद्धति है जिसके बारे में शायद कहीं ना कहीं कुछ % हम अनभिज्ञ हैं या हमारे पास जानकारी नहीं है, और जहां जानकारी नहीं होती है वहां पर पहल कभी नहीं की जाती। लेकिन आज जब हमने इस स्टूडियो में बैठकर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की, तो ये उम्मीद तो बिल्कुल है मुझे भी कि मेरे प्यारे सभी आप दर्शकों का भी ज्ञान इसमें बढ़ा होगा और इसके बारे में आपको भी अच्छे तरीके से जानकारी मिली होगी। अगले सप्ताह एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ मैं आपकी होस्ट शिल्पा फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।